evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening, sir. Good evening. Good evening. आ गए सभी 24। अच्छा, कल हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स बना रहे थे जिसमें Yes. इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन की बातें करी गई थी। डिस्क्रीट पार्टिकल्स या पॉइंट चार्जेस अलग अलग लोकेशन पे रखे गए थे, तो उनके इन्फ्लुएंस में फोर्स क्या लगेगा उसकी इंफॉर्मेशन क्लियर था। उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को कहीं से? हाँ, No, sir. No, sir, no problem. ओके, ठीक है, No, sir. ठीक सर ठीक। जी बोलिए। सर एक बार परमिटिविटी का थोड़ा मतलब बता दीजिए सर। परमिटिविटी जो है वो एक प्रॉपर्टी हो गई जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन को गवर्न करती है। ठीक है, मटेरियल की प्रॉपर्टी हो गई। और अभी जिस परमिटिविटी के हम लोग बात किए हैं वो वैक्यूम के लिए बात किए हैं, है ना। यस सर। स्टैटिक फोर्स के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो परमिटिविटी हो गई। यस सर। हाँ आशुतोष, आपको क्या कहना है? सर कल एक क्वेश्चन कराया था आपने, उसमें हमने सेंटीमीटर को मीटर में चेंज नहीं किया था, वो समझ नहीं आया था क्यों नहीं किया था। तो अच्छा, ऐसा कहाँ कर दिया? कुछ हो गया था क्या ऐसा? देखें कौन सा क्वेश्चन था। सर जिसमें हमने लिया था 2 पॉजिटिव चार्जेस Q1 इक्वल्स टू 1 इंटू 10⁻⁻6 वाला। तो सेंटीमीटर में ही आंसर लिख दिया था, उसमें क्या था? उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू कहाँ रखा? न्यूमेरिकल वैल्यू तो रखी ही नहीं, वो तो डी के टर्म में कैलकुलेट किया था ना। यस सर। तो डी के टर्म में जब कैलकुलेट करा आपने तो वहां पे आपको कन्वर्जन करने की जरूरत क्या है? वहां पे तो सिंबल है ना, तो सिंबल में आप उसकी जब न्यूमेरिकल वैल्यू रखते तब ना कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ती। ठीक है, यस सर। जब जब आप न्यूमेरिकल वैल्यू रखोगे तब ना आपको उसको कन्वर्ट करोगे। अब डी तो कोई सिंबल हो गया, इट मे बी इन सेंटीमीटर, इट मे बी इन मिलीमीटर, इट मे बी इन किलोमीटर। when you are going to put the value, numerical value, then you have to follow the conversion ना। जब न्यूमेरिकल वैल्यू रखा ही नहीं तो वहां पे कन्वर्जन क्या करना है? ठीक है, आपने तो डायरेक्ट फाइनल रिजल्ट बना के वहां न्यूमेरिकल वैल्यू रखा था ना, तो फाइनल रिजल्ट में सेंटीमीटर आपने सीधे आंसर में लिख लिया। इन विच यूनिट यू हैव पुट द वैल्यू ऑफ डी, दैट विल बी द यूनिट फॉर द सेपरेशन। ओके। यस यूनिट के लिए केयरफुल तब रहना है जब हमको न्यूमेरिकल वैल्यू को प्लेस करना है। अगर उसको हम जनरल सोल्यूशन बना रहे हैं विदाउट प्लेसिंग द न्यूमेरिकल वैल्यू ए बी सी डी वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग, तो वहां पे कोई परेशानी नहीं है। फाइनल रिजल्ट में वो न्यूमेरिकल वैल्यू रखते समय आप कन्वर्जन करना चाहेंगे तो कर सकेंगे। ओके, आगे बढ़ो। यस सर। अब आइए थोड़ा सा बात करते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड का, है ना। सर कोई भी जो फोर्स होता है, जो फंडामेंटल फोर्स आपने बात करी। हाँ बोलिए, क्या कह रहे थे? सर कल आपने होमवर्क क्वेश्चन दिया था, उसको बता दो।
कौन सा क्वेश्चन था बेटा? सर वो स्पेयर वाला कौन सा? जिसमें फिक्स्ड कर दिए थे स्पेयर के एंड्स को, उसको एक थ्रेड से नीचे किए थे और वो दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बताना था और उनका सेपरेशन 3 सेंटीमीटर था, वो वाला। अच्छा, कोई किया? किसी ने बनाया उस प्रॉब्लम को? यस सर। किसने बनाया? देवेश ने? यस सर। गणेश? गणेश, देवेश, वैभवी। गणेश बोलिए, क्या किया बेटा आपने? सर आपने बोला था कि जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्सेस है उनको नेट फोर्सेस 0 कर दो, फिर उससे टेंशन का भी वैल्यू आ जाएगा और मास का भी वैल्यू आ जाएगा, वही करा हल था। हल कर लिया, आंसर मिल गया? हाँ आ गया था सर आंसर। चलो सोमर, वैभवी तू बता। यस सर, पता नहीं आंसर सही है या नहीं, लेकिन मेरा आंसर 8 इंटू 10⁻²⁰ न्यूटन आया है। अच्छा, मास का कितना आया? सर मास मेरा आया है, एक मिनट। तुम्हारा मास थोड़ी आएगा, बॉल का मास आएगा। हम्म? यस सर, सर मास आया है 8 इंटू 10⁻³ हाँ ठीक। चार्ज बता देना कितना आया था इस पे, क्यू 2 × 10⁻⁸। यस सर। हाँ, चलिए देखिए, ये आपका प्रॉब्लम था, कल दिया था कि दो स्ट्रिंग है 20-20 सेंटीमीटर लेंथ की, और इनसे दो आइडेंटिकल बॉल जिन पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है उनको बांध करके इन दो सपोर्ट के बीच में लटकाया गया है, जिसके बीच का सेपरेशन 5 सेंटीमीटर का है, और एट इक्विलिब्रियम इन दोनों बॉल्स के बीच का सेपरेशन 3 सेंटीमीटर का है। तो आपको बताना है कि इन बॉल के मास क्या है और रस्सी में टेंशन कितना है। तो बॉल के लिए आप बनाओगे एफबीडी, तो एक फोर्स इस पे नीचे की तरफ दिखाओगे एमजी, ग्रेविटी का फोर्स, दूसरा इधर में रस्सी का टेंशन होगा टी, और तीसरा ये प्लस का क्यू चार्ज, ये माइनस का क्यू चार्ज, तो इट इज गोइंग टू बी अट्रैक्टेड टुवर्ड दिस वन, और इस पे अट्रैक्शन का फोर्स एफ पी लग गया है, जो कि 1/4πε0 Q² / A² से लिखोगे। ठीक है भाई, ये तीन फोर्सेस लग रहे हैं, और इन तीन फोर्सेस के इन्फ्लुएंस में इस बॉल का स्टेटस क्या है? इक्विलिब्रियम यानी कि रेस्ट का है। तो किसी भी डायरेक्शन में सारे फोर्सेस को रिजॉल्व करोगे तो 0 मिलेगा। तो आप सबसे पहला तो काम क्या करें, वर्टिकल डायरेक्शन के लिए फोर्स का कंपोनेंट करें, 0 करें, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए फोर्स का कंपोनेंट करें, 0 करें, तो एफ एच का कम सम 0 के बराबर। ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, इधर के लिए कंपोनेंट कर रहे हैं, तो ये इसका कंपोनेंट हो जाएगा 1/4πε0 Q² / A² ना। इस यस mg का इधर की तरफ 0, और इस t का इस डायरेक्शन में t sin थीटा होगा, तो इस डायरेक्शन में लिखना है तो माइनस का t sin थीटा दैट इज इक्वल टू 0 लिख सकते हो क्या? बोलो भाई। यस सर। यस टेंशन को Yes. लिखने का इंफॉर्मेशन क्या बन गया भाई? ये लिखा जाएगा 1/4πε0 Q² / A² sin थीटा। अब आइए, सब न्यूमेरिकल वैल्यू इसमें है। फिगर से समझ नहीं आया क्या चीज नहीं समझे? बोलो। सर, ये जो आपने टेंशन निकाला। यहाँ ये लाइन, यस सर, आंसर फोर्स कैसे 0 हुआ सर? इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि उस पे फोर्स 0 होना चाहिए।
ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर इक्विलिब्रियम कहा जा रहा है तो दैट मीन्स कि उस पे सारे के सारे फोर्सेस का सम जीरो होना चाहिए, और सारे फोर्सेस का सम जीरो है तो किसी भी डायरेक्शन में फोर्स का जो कंपोनेंट होगा उसका भी सम जीरो होगा। ठीक है, तो आपने इस सर एक बार डायरेक्शन, फिगर्स में बता देंगे कि फोर्स जीरो कैसे होगा, तो सर इक्विलिब्रियम कैसे बनेगा? बता तो रहे हैं कि प्रॉब्लम में ही मेंशन है ना, प्रॉब्लम पढ़ा कि नहीं तूने, कि एट इक्विलिब्रियम दिस ब्लॉक इज एट ए सेपरेशन ऑफ 3 सेंटीमीटर। तो दोनों जो बॉल्स हैं वो 3 सेंटीमीटर के सेपरेशन पे हैं, इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम का मतलब ये जो भी फोर्सेस आ रहा है, mg लगा, इधर इसने अट्रैक्शन लगाया और रस्सी ने इधर की तरफ पुल लगाया, तो इन तीनों का सम जीरो हो गया है, तो ही वो इक्विलिब्रियम पोजीशन हुआ ना। क्योंकि ये ब्लॉक का इक्विलिब्रियम पोजीशन आपको प्रॉब्लम में मेंशन्ड है, तो यहाँ पे सारे सर फोर्सेस का सम जीरो होगा। ठीक है, अब फोर्सेस का सर सम जीरो होने का मतलब हो गया कि किसी भी डायरेक्शन में सभी का कंपोनेंट करोगे तो वो भी जीरो होगा सम। तो ये डायरेक्शन का कंपोनेंट आप लिख रहे हो इस डायरेक्शन का, तो इस फोर्स का कंपोनेंट उसी के डायरेक्शन में उसका मैग्नीट्यूड होता है, किसी भी फोर्स का उसी के डायरेक्शन में कंपोनेंट उसका मैग्नीट्यूड होता है ना। और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होता है, जीरो होता है, तो परपेंडिकुलर में ये mg का कंपोनेंट जीरो हो गया। इस t का जो फोर्स लग रहा है उसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट t साइन थीटा होगा, जबकि इस डायरेक्शन में आप लिख रहे हो अपोजिट डायरेक्शन में, तो अपोजिट में उसी का निगेटिव होगा। ठीक है ना। यस हम्म। अब इसको इधर ट्रांसफर ले लिया, साइन थीटा को नीचे डाल दिया। अब ठीक है, बोलना भाई। हेलो। यस सर। यस सर। यस सर। अब आइए इस वाले ट्रायंगल को आप देखिए, ये जो ट्रायंगल बना है इस ट्रायंगल में इस एंगल को थीटा कहा है, और ये लंबाई जो है 20 सेंटीमीटर की है, और यहाँ से यहाँ तक की ये लेंथ देखिए, फिगर को समझिए। यहाँ यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर है ये, और यहाँ से यहाँ तक का ये 5 सेंटीमीटर है। दोनों बॉल में चार्ज इक्वल एंड अपोजिट है, तो दोनों सिमेट्रिकली डिस्प्लेस्ड हुए, ये थीटा पे आएगा तो ये भी थीटा पे डिस्प्लेस्ड होगा, तो ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होएगी। तो 1 ये सेंटीमीटर ही। ये वन 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर की लेंथ हो जाएगी। ठीक है भाई। अब इस ट्रायंगल से यस। देखो, तो इस ट्रायंगल से अगर आप साइन थीटा लिखना चाहोगे तो क्या लिख सकते हो, परपेंडिकुलर हो गया 1 सेंटीमीटर और हाइपोटेनस कितना हो गया 20 सेंटीमीटर, तो 1/20 हो जाएगा साइन थीटा की वैल्यू। यस सर। प्लेस करो वैल्यू यहाँ पे सब। तो टेंशन को लिखना है तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁹ क्यू की जगह पे 2 इंटू 10⁻⁻8 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई सेपरेशन 3 सेंटीमीटर है, तो 3 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई साइन थीटा यानी कि 1/20। ये 3 से 9 कट जाएगा, और कितना हो गया भाई, 4 ऊपर गया, 5 ऊपर गया, 5 और 4, 5 और 9 14 हो गया, 8 8 16 हो गया, -2 हो गया। तो टी की वैल्यू आपको मिल गई 8 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन। ये टेंशन हो गया। ठीक है, एक पार्ट हो गया। अब आओ दूसरा पार्ट के लिए, ये वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट करते हैं, जीरो करते हैं, समेशन ऑफ एफ भी जीरो होगा। हाँ अगर सर। इक्विलिब्रियम है तो किसी भी डायरेक्शन में कंपोनेंट करोगे तो जीरो मिलेगा। तो इस टी का ऊपर की तरफ का कंपोनेंट क्या हो जाएगा, टी कॉस टी थीटा, कॉस थीटा। और हाँ mg का -mg, तो टी कॉस थीटा
माइनस ऑफ mg दैट इज 0। ठीक है ना? हाँ सर। तो Yes, इधर sir. से आपने जो है m लिखने के लिए एक्सप्रेशन बना लिया। ये m हो जाएगा कितना, t cos थीटा बाई b। t तो आपने निकाल के रखा है इधर में 8 इंटू 10⁻⁻² और cos थीटा की वैल्यू हम लोग लिखेंगे 9.8 g की वैल्यू हो गई। cos थीटा की वैल्यू आई है, ज्योमेट्री देखिए। ये वाली लेंथ 1 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर, तो पाइथागोरस को अप्लाई करो, ये लेंथ कितना हो जाएगा, 20 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 399 की वैल्यू कितनी मिलेगी, लगभग 20 ही तो मिलेगी। हाँ सर। Yes, yes. यानी कि cos थीटा की वैल्यू क्या हो गई, 20 डिवाइडेड बाई 20, दैट इज ऑलमोस्ट 1। 1। तो ये cos थीटा की जगह पे 1 लिख लिया। ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? नो सर। तो मास के लिए जो इंफॉर्मेशन हो जाएगा वो तकरीबन 8.2 इंटू 10⁻³ किलोग्राम मिल जाएगा, या 8.2 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो मास ऑफ द बॉल लगभग इतना होएगा, है? यस सर। सर। हेलो, हाँ सर बोले तो। हाँ, ER7 में है। अच्छा, ठीक ठीक, अभी से करेंगे फिर। ठीक है, ये ठीक है, क्लियर है प्रॉब्लम? यस Yes, सर। sir. चलो, किसी ने रिकॉर्डिंग के लिए उधर से बोला क्या ऑफिस में? यस सर। किसको, किसकी प्रॉब्लम थी? हर्ष पूरी है। चलो, रिकॉर्डिंग लगा दिया ना? ओके सर, थैंक यू सर। चलिए, तो ये आपने प्रॉब्लम, सबको समझ में आया ये प्रॉब्लम? यस सर। यस सर। अब आओ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बातें कर लेते हैं। सर हाँ जी, सर इसमें थीटा को वेरी वेरी स्मॉल मान के भी कर सकते हैं ना, वैसे भी आंसर आ रहा है। हाँ, वेरी वेरी स्मॉल है, वेरी वेरी स्मॉल है, बहुत स्मॉल है। ओके सर। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बातें करते हैं। कोई भी जो बेसिक इंटरेक्शन होता है दैट इज गोइंग टू अपीयर थ्रू द फील्ड जनरेशन। जैसे ग्रेविटेशन जब आप पढ़ रहे होंगे तो वहां पे आपको बताया गया होगा कि कहीं भी अगर आप मास को रखते हो तो वो अपने आसपास के सबर्बिंग रीजन को, आसपास के रीजन को इन्फ्लुएंस करता है, यानी कि फील्ड जनरेट करता है। और उस फील्ड में जब कोई दूसरा मास आपका अपीयरेंस पाता है तो दैट पर्टिकुलर मास इज गोइंग टू एक्सपीरियंस द फोर्स, है ना? वही चीज आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के साथ भी है कि अगर आप कहीं पे चार्ज को प्लेस करोगे तो वो चार्ज अपने आसपास के रीजन को इन्फ्लुएंस करेगा, और वो इन्फ्लुएंस में जब कोई दूसरा चार्ज आएगा तो दैट इज गोइंग टू एक्सपीरियंस द फोर्स। किसी पोजीशन पे चार्ज के द्वारा कितना फील्ड जनरेट हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जज करना है अगर आपको, तो उसका तरीका क्या होता है कि यू हैव टू प्लेस ए माइन्यूट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज एट दैट लोकेशन। ठीक है, जो चार्ज है वो छोटा होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए, दैट यू हैव टू प्लेस एट दैट लोकेशन। अब चार्ज को प्लेस किया आपने और उसको ऑब्जर्व किया कि व्हाट द फोर्स इट इज गोइंग टू एक्सपीरियंस, है ना, क्या फोर्स उस पे लग रहा है। जो भी फोर्स एक्सपीरियंस है बाय द चार्ज पार्टिकल डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ द चार्ज, इट विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज
field strength at that location. Electric field intensity इधर में नोट करिएगा, electric field intensity at a place is defined by the ratio of force experienced by the test charge टेस्ट चार्ज मतलब पॉजिटिव माइन्यूट चार्ज, ब्रैकेट में लिख लेना। experienced by the test charge and the amount of test charge. ठीक है, तो ये आपको फील्ड को लिखने का इंफॉर्मेशन हो गया। तो डिफिनीशन क्या हो गया? ई, जनरली हम इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से दिखाते हैं, तो ई आप ब्रैकेट का वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन लिख लिया, एफ डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। लेट द क्यू नॉट इज गोइंग टू रिप्रेजेंट द टेस्ट चार्ज। ठीक है, टेस्ट चार्ज शुड बी पॉजिटिव एज वेल एज माइनूट। ठीक है ना। अब यहाँ से देखते हैं कि, हाँ जी बोलो सर। अगर टेस्ट चार्ज बहुत माइन्यूट होगा सर, तो ई तो सर इन्फिनिटी बन जाएगा ना सर, कहाँ क्योंकि सर अप्रोक्स टेंडिंग टू जीरो जाएगा तो। नहीं नहीं, इन्फिनिटी को टेंड नहीं क्या सर? करेगा, तो इन्फिनिटी को टेंड नहीं करेगा फील्ड, सर इसलिए क्योंकि फोर्स जो है वो इस चार्ज पे डिपेंडेंट है, तो दोनों का रेशियो होएगा ना। ये जो फोर्स लग रहा है इट इज डिपेंडेंट ऑन द क्यू नॉट। आओ अभी इसको बना रहे हैं। थोड़ा सा फिर आवाज में क्लियरिटी नहीं है क्या? बोलिए सर। हेलो, आवाज Yes, sir, क्लियर clear है? है। यस सर क्लियर है। Yes, सर sir. आपकी आवाज क्लियर आ रही है। तो तुम्हारे कुछ साइड में होगा, थोड़ा नेटवर्क वगैरह स्लो होगा। ठीक है, तो ये मैं कह रहा था कि जब फोर्स लिखोगे आप इस टेस्ट चार्ज पे, तो फोर्स के रिप्रेजेंटेशन में ये चार्ज आवेगा ना। जब आप उसका रेशियो करोगे तो वट एवर माइन्यूट वैल्यूज में भी इट इज गोइंग टू बी कैंसिल आउट। ठीक है, तो जो फोर्स की डिपेंडेंसी है वो इस चार्ज पे है, इस वजह से फील्ड जो होगी दैट विल बी इंडिपेंडेंट टू दिस पर्टिकुलर टेस्ट चार्ज। इस टेस्ट चार्ज से इसकी इंडिपेंडेंसी होगी। ठीक है, अब आपको हो सकता है ये क्वेरी आती हो सकती है दूसरी तरीके की। ये क्वेरी तो प्रॉपर नहीं थी, बट आपको मन में ये क्वेरी आ सकती है कि अगर ये चार्ज से ये फील्ड की डिपेंडेंसी नहीं है तो फिर ये बार बार माइन्यूट टेस्ट चार्ज क्यों कहा जा रहा है, माइन्यूट और पॉजिटिव चार्ज के बारे में क्यों कहा जा रहा है। ठीक है ना, टेस्ट चार्ज को क्यों माइन्यूट कहा जा रहा है, छोटा क्यों रख रहे हैं। तो छोटा इसको कहने के पीछे मोटिव ये है कि कोई भी चार्ज है जब आप किसी पोजीशन विशेष पे प्लेस करते हो तो इट इज गोइंग टू क्रिएट द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, जितना बड़ा आप चार्ज ये रखोगे वो उतना ही बड़ा फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, और उसके फील्ड के इन्फ्लुएंस में उस पोजीशन पे जो फील्ड होगी दैट इज गोइंग टू बी चेंज, है ना, वो इन्फ्लुएंस होगी। तो वो चूंकि उस पर्टिकुलर पोजीशन की फील्ड जो है वो इन्फ्लुएंस कम से कम हो, उसके लिए आप ये जो टेस्ट चार्ज लेते हो वो छोटा से छोटा लेते हो। ठीक है, जिससे कि जहां का हमको फील्ड मेजर करना है वहां पे इस चार्ज को प्लेस करने से
फील्ड के चेंज का इन्फ्लुएंस बहुत माइन्यूट हो, और यानी कि हमारा मेजरमेंट नियर टू द एक्चुअल बन पावे, इसलिए ऐसा किया जाता है कि ये माइन्यूट लिया जाता है। ठीक है। और पॉजिटिव लेने के पीछे मोटिव क्या है, जिससे हम डायरेक्शन को आसानी से जस्टिफाई कर सकें। हाँ, तो इधर निगेटिव लगाएंगे तो पहले माइनस का डायरेक्शन बताना पड़ेगा, तब हम जाके प्रॉपरली डायरेक्शन को भी देख पाएंगे या रिप्रेजेंट कर पाएंगे। इसलिए माइन्यूट पॉजिटिव चार्ज को एज ए टेस्ट चार्ज जनरली आप प्रिफर करते हैं। ठीक है। ये प्रैक्टिकल लिमिटेशन है क्यू नॉट का छोटा होना, लेकिन मैथमेटिकली कोई जरूरी नहीं है कि ये बहुत छोटा ही होगा तभी काम बनेगा। मैथमेटिकली इट इज करेक्ट फॉर ईच एंड एवरी अमाउंट ऑफ चार्ज। ठीक है। और देखें कैसे। मान लो कि ये चार्ज है तुम्हारा, एक पर्टिकुलर पॉइंट चार्ज है विच इज फिक्स एट दिस लोकेशन एंड इट इज क्यू नॉट, क्यू कैपिटल क्यू। और इसकी वजह से हम लोग जानना चाहते हैं कि व्हाट विल बी द फील्ड एट दिस लोकेशन। पॉइंट पी पे फील्ड हमको चाहिए, ठीक, विच इज एट ए सेपरेशन आर फ्रॉम दिस पॉइंट चार्ज। इस पॉइंट चार्ज से आर सेपरेशन पे ये पॉइंट है, वहां पे हमको फील्ड के बारे में जानकारी रिक्वायर्ड है। ठीक है। तो यहाँ पे हमने टेस्ट चार्ज रख दिया और उसको फोर्स कितना लगेगा वो लिखना चाहोगे तो आपको मालूम है कूलम्स लॉ क्या कहेगा भाई, कि जो फोर्स हमारे यहाँ पे रखे गए चार्ज पे लगेगा, क्यू नॉट रखोगे तो वो फोर्स जो लगेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट वेक्टर आर डिवीजन में आर क्यू से लिखा जाएगा। दिस विल बी द फोर्स। यस। और अकॉर्डिंग टू आवर डिफिनीशन जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी एट दैट लोकेशन, वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो लिखी जाएगी क्यू नॉट से, इसका रेशियो करो तो दिस क्यू नॉट विल बी कैंसिल्ड आउट। Yes, sir. 1/4 pi epsilon naught. Yes, आर sir. डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, या आप Yes, sir. इसको ऐसे भी देख सकते हो क्यू वेक्टर आर कैप डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ठीक है ना। दैट मीन्स Yes, कि sir. जो फील्ड है इसका मैग्नीट्यूड कितना है, q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर है। दिस इज द मैग्नीट्यूड। हाँ सर। डायरेक्शन के लिए देखो तो यहां से आपको तो क्या दिख रहा है, यू मे यूज दिस वेक्टर रिप्रेजेंटेशन आर, आप सीधे मैग्नीट्यूड लिखिए और डायरेक्शन के लिए ये स्टेटमेंट यहाँ पे जो दे रहा हूँ वो ध्यान में रखिए। इफ द चार्ज इज पॉजिटिव, अगर ये चार्ज पॉजिटिव है क्यू कैपिटल क्यू, Plus. देन E का जो डायरेक्शन होगा दैट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ आर, दैट मीन्स कि अवे फ्रॉम द चार्ज। ठीक है। इफ चार्ज इज पॉजिटिव, अवे फ्रॉम द चार्ज, चार्ज से दूर की तरफ आर के डायरेक्शन में। और इफ चार्ज इज निगेटिव, तो टूवर्ड द चार्ज, है ना। क्या हो गया भाई, आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. यस सर ठीक है। तो जैसे तुम्हारा ये प्लस का चार्ज हो जाए, अगर यहाँ पे प्लस का चार्ज है और इसकी वजह से यहाँ पे फील्ड देखनी है तो इसका डायरेक्शन इधर की तरफ होगा, अवे फ्रॉम द चार्ज, है ना। Yes. और इस Yes, yes. पॉइंट यहाँ पे माइनस का चार्ज होगा और उसकी वजह से यहाँ पे फील्ड तुमको देखनी है, तो यहाँ से इसकी तरफ का डायरेक्शन टुवर्ड द चार्ज, ये फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है क्या? यस सर। ठीक है। Yes, sir. तो ये आपको फील्ड का क्या डायरेक्शन होगा और क्या मैग्नीट्यूड होगा, दोनों इंफॉर्मेशन को लिखने का ये तरीका हो गया। या दोनों को एक साथ लिखना है तो यू मे यूज दिस पर्टिकुलर एज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है ना। और ये वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टोरियली एडिटिव क्वांटिटी भी है, यानी कि अगर कई सारे पॉइंट चार्जेस हैं Yes, और sir. उनके क्यूमुलेटिव इन्फ्लुएंस में आपको कहीं पे फील्ड लिखनी है, सबके कारण टोटल फील्ड लिखना है, तो क्या करना होगा, यू हैव टू recognize the field due to each and every charge in magnitude as well as direction, and then Vector add summation. them factorially. Yes, Then add them factorially.
सबको वेक्टर के रूप में जोड़ोगे, ठीक है। यस सर। यस सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज है, तो उसके कारण तुमको फील्ड लिखना है सिस्टम की वजह से। तो हर एक इंडिविजुअल के कारण फील्ड को देखो भैया, और फिर सबको वेक्टर के रूप में ऐड कर दो, है ना। दिस इज गोइंग टू रिप्रेजेंट द फील्ड ड्यू टू द सिस्टम ऑफ चार्ज। कैसे करना है उसके लिए एक दो प्रॉब्लम्स कर लेते हैं हम लोग, है ना। जैसे मान लो कि आपको ये बोल दिया कि ये एक स्क्वायर है जिसके कॉर्नर पे 4 पॉइंट चार्ज प्लेस किए गए हैं, क्यू 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 क्यू। एज लेंथ ऑफ दिस स्क्वायर इज a√2। सर स्क्वायर है, हाँ स्क्वायर। रोम्बस कितना लग रहा है? रोम्बस की तरह कैसे इसलिए लग रहा है क्योंकि 3D में पिक्चर बनाना है हमको। ये ओ यस स्क्वायर है, ऐसे रखा है ना, इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में। ऐसे मान लो कि तुम्हारा ऐसे स्क्वायर है, तो 3D का ओके पिक्चर बनाना है तो रोम्बस टाइप में बनाएंगे तभी तो 3D दिखेगा, इसलिए। यस सर। हाँ सर। ठीक है, तो ये स्क्वायर है, a√2 इसकी एज लेंथ है, और इसके सेंटर के एबव, है ना, सेंटर के एबव और स्क्वायर के प्लेन के परपेंडिकुलर, ठीक है। ये कोई पॉइंट है P। ये क्या है पॉइंट? स्क्वायर के प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, ध्यान दीजिएगा, स्क्वायर के यस प्लेन में नहीं है। इसी को दिखाने के लिए हमने रोम्बस टाइप में बनाया था, 3D का पिक्चर बनना है ना, इस। यस सर। यस सर। और ये जो पॉइंट है वो ए सेपरेशन पे है, कहां से? सेंटर से, सेंटर ऑफ द स्क्वायर से ए सेपरेशन पे ये पॉइंट है। एंड वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट प्लेस, है ना। क्वेश्चन क्या है? 4 पॉइंट चार्ज each of Q are placed at corner of a square of edge a√2. Find electric field at a point distance a away from center in direction perpendicular to plane of square. स्क्वायर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ए डिस्टेंस पे ये पॉइंट है, यहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, ठीक है। तो पहली चीज तो आपको बड़ी आसानी से ये दिख जाएगी भाई कि अगर इस स्क्वायर के चारों कॉर्नर से इस पॉइंट पी को मिलाएंगे तो जो सेपरेशन मिलेगा वो इक्वल मिलेगा। सबको ये बात विजुअलाइज हो रही है? यस सर। हैं? यहाँ Yes, से sir. इसको मिलाओगे, यहाँ से इसको मिलाओगे, यहाँ से इसको मिलाओगे, यहाँ से इसको मिलाओगे, तो ये सब बराबर लंबाई के मिलेंगे। यस सर। और सबकी लंबाई कितनी होगी ये लिखना है, तो पहले आपको ये AC की लंबाई देखनी होगी, है ना।
एसी की लंबाई अगर किसी से पूछा जाए तो आप में से कोई फटाफट बता सकता है क्या कि लेंथ एसी कितना होगा? यस सर। A/√2। यस सर, √5 है। एसी की लंबाई, एसी दिखा है फिगर में क्या है? हाँ सर, कितना होगा? होगा सर, ए हाँ? सर ए है, ए आ रहा ए, है सर। ए होगा सर। हाँ बिल्कुल ए है। एसी की लंबाई ए है। क्यों? क्योंकि ए और ये जो यहाँ, अच्छा ये सी को भी कह दिया, ये भी सी लिख दिया, ये ओ कर दे रहा है, ए ओ। डायगोनल ए रूट है। हाँ, डायगोनल की जो लेंथ आएगी वो आपकी आएगी 2a के बराबर, क्योंकि a√2 का स्क्वायर प्लस a√2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4a स्क्वायर, दैट इज 2a। तो ओ से ए तक का सेपरेशन आपका मालूम हो गया कि ए है। और ये जो ट्रायंगल बन रहा है ए ओ पी, ये भी देखो तो राइट एंगल ट्रायंगल है ना? यस सर। यस सर। यस। तो बड़े आसानी से तुमको ये दिख जाएगा भाई कि एपी की लेंथ 2a स्क्वायर। और बीपी की लेंथ, टीपी की लेंथ और डीपी की लेंथ, ये सब बराबर है। और कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस A√2। ए ए रूट। रूट टू। ठीक है, तो आपको इस पर्टिकुलर पॉइंट चार्ज के कारण जो फील्ड बनेगी दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन। इस पॉइंट चार्ज के कारण जो फील्ड बनेगा दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन। अब मान लो कि हम क्या कर रहे हैं कि ये डायरेक्शन को एक्स कह दे रहे हैं, ये डायरेक्शन को वाई कह दे रहे हैं, स्क्वायर के दोनों डायगोनल के अलोंग एक्स वाई कह दे रहे हैं, और इसको जेड मान लेते हैं ना भाई। तो देखो ये वाला एंगल कितना बनेगा? ये वाला एंगल ए बाई ए tan थीटा है, तो 45 डिग्री। यस सर। हर एक कॉर्नर के कारण जो उस पॉइंट पे फील्ड होगा, मान लो कि आप उसको E1 E2 E3 E4 ये नाम दे रहे हो आप, तो हर एक कॉर्नर के कारण जो फील्ड होगा दैट विल हैव द सेम मैग्नीट्यूड, यस 1 सर। अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q डिवाइडेड बाई a√2 का होल स्क्वायर। हर एक कॉर्नर के कारण फील्ड हो जाएगा ना? यस सर। कैसे लिखे हैं? ये फार्मूला जो बनाया है उसी से लिखे हैं ना। R की जगह पे a√2 लिख दिया है, Q की जगह पे Q लिख दिया है, इसी फॉर्मूले से लिखा है फील्ड। तो R की जगह पे a√2 लिख दिया है, Q की जगह पे Q लिख दिया है। तो Q डिवीजन में 4 दूना 8, 8 पाई एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर। दिस विल बी द फील्ड ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस। अब देखो ये 45 है, तो ये भी तुम्हारा 45 होगा, यस सर। ये होगा ना 45, हाँ सर। तो ये भी 45 हो गया। तो अब देखिए, तो इस वाले चार्ज के कारण जितना फील्ड का निगेटिव एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट मिलेगा उतना ही इसका पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मिलेगा, बोथ विल बी कैंसिल्ड आउट, और यस ये सर। जेड वाला जुड़ेगा। उसी तरीके से इसके कारण जितना निगेटिव वाई डायरेक्शन में मिलेगा इस पॉइंट चार्ज के कारण, उतना ही इसके कारण पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में मिलेगा, एंड बोथ विल बी कैंसिल्ड आउट। जेड वाला सबके लिए जुड़ेगा। जेड कंपोनेंट ऑफ फील्ड ऐसे होगा ना, देखो ये फिर हमारे हाथों को देखिए, ये एक पर्टिकुलर पॉइंट के कारण इधर की तरफ आया है, दूसरे पॉइंट के कारण इधर की तरफ आया है, ये दोनों का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल हो गया, वर्टिकल वाला जुड़ रहा है ना। यस सर। इसी तरीके से ये दोनों कॉर्नर को देखो, बी और डी को, इनके वजह से फील्ड ऐसे होगा, इनका हॉरिजॉन्टल ऐसे कैंसिल होगा, वर्टिकल वाला जुड़ेगा। तो इसी का वर्टिकल लिख के उसी का 4 टाइम कर दें तो क्या फील्ड हमको मिल जाएगी? क्या बोलना? यस सर। यस सर। तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट करते हैं भाई।
और इसका 4 गुना हो जाएगा ना, सभी का इतना ही आएगा तो 4 गुना। और आप एक्स और वाई के लिए देखा कि दे आर गोइंग टू बी कैंसिल्ड आउट, तो ये 0 हो गए। तो जेड डायरेक्शन में आपकी फील्ड हो गई, कितनी आ गई, ई जेड की वैल्यू आ गई 4 से ये कट जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो क्या करते हैं कि √2 को ऊपर रहने देते हैं, √2 डिवीजन में 4πε0 ए स्क्वायर लिख देते हैं। लिख सकते हैं क्या इतना? यस सर। तो फील्ड का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा √2 डिवीजन में 4πε0 ए स्क्वायर। दिस विल बी द फील्ड ड्यू टू द all the charges placed at the corner of this particular square। इस स्क्वायर के सभी कॉर्नर पे प्लेस के कारण फील्ड हो गया उस पॉइंट पी पे। ठीक है? यस यस सर। सर। यस सर। अब आइए एक प्रॉब्लम ये भी बनाइए। ये मान लो कि आपको बोला गया कि ये एक स्ट्रेट लाइन है जिसपे कि 3 चार्जेस प्लेस्ड हैं, क्यू क्यू एंड क्यू। ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ए का है, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ए का है, और इस लाइन के बाइसेक्टर पे एक पॉइंट है बेटा यहाँ पे पी, जो कि अगेन एट ए डिस्टेंस ए पे है। वहां पे आपको फील्ड बताना है। थ्री पॉइंट चार्जेस क्यू each are arranged as shown in figure। Find the electric field at point P। इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, बताना जरा फटाफट। आप लोग करो, करके सर बताओ। 2/2 पाई ए स्क्वायर। Q/2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर। ये हो गया। और कोई भाई? सर एक मिनट से। हम्म, सर आंसर आ गया सर। आंसर बोलो, आ गया सर तो। के, यस सर, KQ/A² 1 + 1/√2। यस सर, यही आया है। हम्म, यस सर यही आया। चलो भाई बहुत बढ़िया, 2-3 लोगों ने कर लिया, और जो लोग नहीं कर पाए वो लोग देखो इधर समझो। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो ये वाले चार्ज के कारण जो फील्ड होएगी बेटा ये इधर आएगी, है ना, अवे फ्रॉम द पॉइंट चार्ज। इस वाले पॉइंट चार्ज के कारण जो फील्ड आएगी वो इधर क्यों आएगी, E2, अवे फ्रॉम द पॉइंट चार्ज। और इस वाले चार्ज के कारण जो फील्ड आएगी वो इधर की तरफ आएगी, E3।
ठीक है। E1 और E2 ये दोनों सेपरेशन इक्वल है, तो दोनों चार्जेस भी सेम है, तो E1 और E2 मैग्नीट्यूड में बराबर होंगे। ये a√2 होगा, ये a√2 होगा। यस सर। तो आपको क्या दिखा कि E1 और E2 ये दोनों के जो मैग्नीट्यूड होंगे दे आर सेम, और वो कितना Q/4πε0 a√2 का होल स्क्वायर से लिखा जाएगा, यानी कि Q डिवीजन में 4πε0 इंटू 2a²। ठीक। और E3 आपको दिख रहा है कि E3 जो होगा वो लिखा जाएगा Q/4πε0 a²। अब देखो, अब इन तीनों को तुमको ऐड करना है, इसको इसको इसको, तो आपको दिख रहा है कि ये डायरेक्शन आप y कह देते हो, इसको आप x कह देते हो, तो x में ये 45 डिग्री का एंगल हो गया 45, ये 45 का Yes, एंगल हो गया। तो इन दोनों Yes. के x कंपोनेंट तो कैंसिल हो जाएंगे, हाँ, जितना इधर पॉजिटिव मिलेगा उतना ही इसका इधर निगेटिव आ जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा, केवल Yes, y sir. का ही जुड़ेगा। हाँ सर। y कंपोनेंट इज गोइंग टू बी एड अप, तो वो होगा कितना E3 प्लस E1 cos 45 का 2 गुना ना, लिख सकते हो क्या? यस सर, हाँ सर। यस सर। E3 हो जाएगा Q डिवीजन में 4πε0 a² प्लस 2 टाइम्स E1 की जगह पे ये वैल्यू आपने रखी Q डिवीजन में 4πε0 इंटू ट्वाइस ऑफ a² cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। तो ये 2 से 2 हटा देते हैं, और इसमें से जो कॉमन निकलता है वो बाहर निकाल लेते हैं, 4πε0 a²। इधर में तुम्हारा 1 बच गया, इधर में 1/√2 हो गया। ठीक है। वो x कंपोनेंट आप पहले से देख रखे हो कि x कंपोनेंट इज गोइंग टू बी कैंसिल्ड आउट ना, तो टोटल फील्ड जो होगा वो भी y डायरेक्शन में आ जाएगी, और वो किसके बराबर होगी, Q डिवीजन में 4πε0 a² 1/√2 along y डायरेक्शन, है ना। Yes, sir. So this will be the appropriate information for the field at that location. तो ये हमको तरीका यूज करना है कब के लिए, जब हमें फील्ड निकालनी है किसी भी डिस्क्रीट चार्ज के सिस्टम से। सर हम्म वहाँ पे 45 डिग्री कैसे लिखा वो समझ नहीं आया। तेरी ज्योमेट्री बड़ी कमजोर है लगता है। ये वाला ट्रायंगल देख, ए बी सी डी, ये ट्रायंगल देख, ए बी डी को, ए बी डी ट्रायंगल को, ये एंगल तुम्हारा थीटा कह रहे हो, तो tan थीटा की वैल्यू कितनी है, ए बी डिवाइडेड बाई बी डी, है ना। ए बी की लंबाई ए, बी डी की लंबाई ए, तो 1 थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 45 डिग्री ना। ठीक है। यस सर। हाँ, तो ये एंगल तुम्हारा 45, तो ये भी 45, इसी तरीके से ये 45, ये भी 45। ठीक। यस ये जो ए और ये ए मेंशन किया गया था, वहीं से ये एंगल दिख गया कि 45 का होगा। किसी और को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें, बोलना। No, sir. No, sir. कोई संकोच नहीं, जैसे नो सर। जैसे No, इसने sir. पूछा ना वैसे पूछ लिया करो, कोई सी तरीके का कोई संकोच नहीं। ठीक है। बिना किसी झिझक के आपको पूछ लेना है, जो आपको लगता है कि ये चीज तो थोड़ी सी मुश्किल कर रही है, क्यों, पूछो भाई, मुश्किल नहीं होनी चाहिए। सर ये ठीक है। फोर्स कैसे हो जाएगी सर, ये एक्स का अरे कैंसिल आउट, कैसे ये एक्स जीरो कैसे हुआ सर? एक्स जीरो कैसे हुआ, ठीक है चलो देखो। इसका इधर की तरफ कंपोनेंट क्या होगा, E1 sin 45 होगा। हाँ? यस सर।
और इस E2 का इधर की तरफ कंपोनेंट क्या होगा, E2 sin 45 होगा। यस हाँ? सर, ठीक है सर, हो जाएगा। E1 और E2 दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर है, तो अब जो इतना बड़ा वेक्टर इधर की डायरेक्शन का है उतना ही इधर का है, तो दोनों को ऐड करोगे तो ये जीरो ना हो जाएगा। यस सर। और E3 का तो जीरो है ही है, क्योंकि वो तो परपेंडिकुलर है ना। तो परपेंडिकुलर यस सर। डायरेक्शन में किसी वेक्टर का कंपोनेंट जीरो होता है। तो जो यक्स कंपोनेंट है वो कैंसिल हो जाएगा तीनों का, केवल वाई वाला ही जुड़ रहा है तीनों के। तो जो कंपोनेंट एडअप हो रहा है वही कंपोनेंट के करस्पॉन्डिंग फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक ठीक है है। सर। अब ये तो हो गया कि डिस्क्रीट कोई सिस्टम है, जगह डिस्क्रीट मतलब जगह जगह पे पॉइंट चार्ज आपने रख दिया, तो उसके कारण फील्ड निकालना। अब मान लो कि डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज, किसी रीजन विशेष में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और आपको उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है किसी पोजीशन पे। तो आपका जो कूलम लॉ से जो फार्मूला बना है वो किसी पॉइंट चार्ज के लिए बना है ना, क्यू डिवीजन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर फील्ड को लिखने का पॉइंट चार्ज के लिए बना है। डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तो वो फार्मूला है नहीं। तो क्या करना है भाई, तो उसमें से आप एलिमेंट ले लीजिए, जो भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें से आप एक छोटा सा एलिमेंटल पार्ट लीजिए, और उस एलिमेंट के कारण जिस पोजीशन पे आपको फील्ड पूछी गई है वहां का फील्ड लिखिए। ठीक है। कुछ ना कुछ उसका मैग्नीट्यूड, कुछ ना कुछ उसका डायरेक्शन मिलेगा। नाउ जो आपको मैग्नीट्यूड डायरेक्शन मिला उसके करस्पॉन्डिंग उसको रिजॉल्व कर दीजिए अपने द्वारा चूज किए गए तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ठीक है ना। यस सर। मोस्ट ऑफ द केसेस में दो डायरेक्शन के कंपोनेंट आपको दिख जाएंगे कि दे आर गोइंग टू बी कैंसिल्ड आउट, केवल एक डायरेक्शन वाला कंपोनेंट ही ऐड होता हुआ दिखेगा ज्यादातर प्रॉब्लम में या ज्यादातर केसेस में। तो जो कंपोनेंट ऐड होता हुआ दिख रहा है आप उसी कंपोनेंट को लिख करके क्या करोगे, इंटीग्रेट कर दोगे। ठीक है ना, क्योंकि वेक्टर का इंटीग्रेशन नहीं हो सकता है इसलिए कंपोनेंट करना मस्ट है ना। यस सर। यस सर। इस तरीके के बहुत सारे प्रॉब्लम्स, बहुत सारे केसेस ग्रेविटेशन में भी डिस्कस किए होंगे। उसी सब सारी चीजों को इधर फिर से हम जो है बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड। हाँ, तो आइए केस देखते हैं। पहला केस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at the axis of a uniformly charged ring। एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, यानी कि चार्ज हर जगह पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है एट द पेरिफेरी। ये मान लो कि आपकी रिंग हो गई। और इस रिंग पे टोटल चार्ज आपने बोला कि क्यू का है, जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। आर इस रिंग का रेडियस है, एंड यू wants to know the electric field at a point which is at a distance x from the center of the ring।
इस पॉइंट पे हमको फील्ड चाहिए। ठीक है बेटा? ठीक है सर। यस तो सर। ये इस रिंग में से एक छोटा सा एलिमेंटल टुकड़ा हमने उठाया, मान लो यहाँ से ये डीएल लेंथ का एलिमेंट लिया, तो उस छोटे से टुकड़े पे चार्ज कितना होगा डी क्यू, वो लिखने को बोला जाए तो क्यू डिवीजन में 2πr कर दो। ये क्या मिलेगा? चार्ज पर πr क्या रिप्रेजेंट करेगा भाई? सरकमफ्रेंस। हाँ? सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कमफ्रेंस। सर्कमफेरेंस ऑफ द सरकमफ्रेंस। πr क्या किसके माइक से हवाई जहाज चल रही साउंड आ रहा है कुछ, है? तो कुछ साउंड आ रहा है अजीब सा। हाँ वही तो कह रहे हैं, किसी के माइक से जो है हवाई जहाज चल रही है। चला भाई एक बार और तो सुनाओ, कौन था? हम्म? Q डिवाइडेड बाई 2πr क्या रिप्रेजेंट करेगा? चार्ज पर यूनिट लेंथ। हाँ चार्ज ऑन डीएल। चार्ज पर यूनिट लेंथ ना, ये पूरी रिंग की लंबाई कितनी है? पेरीमीटर 2πr, और उस पे चार्ज Q है, तो Q अपॉन 2πr क्या हो जाएगा? चार्ज पर यूनिट लेंथ, है ना? यस सर। और इसमें जब तुम इसमें जब तुम जो है इस लंबाई dl से मल्टीप्लाई करोगे तो उस पे चार्ज मिलेगा। ठीक है क्या? बोलो। यस सर। यस अब तुमको क्या चाहिए? यहाँ पे फील्ड चाहिए, तो इस पॉइंट चार्ज के कारण यहाँ पे जो फील्ड होगा वो इधर की तरफ होगा, यस सर। अवे फ्रॉम द पॉइंट चार्ज, पॉजिटिव है। और अगर ये सेपरेशन आप आर कह रहे हो तो इस फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा डी का? ये आप लिख सकोगे क्यू डिवीजन में 2πr dl डिवाइडेड बाई 4πε0, और बच्चा ये आर का स्क्वायर। आर का स्क्वायर। ये लाइन क्लियर है सबको? बोलना Yes, बेटा। यस सर। यस सर बोलो। सर अगर हम डी क्यू डेल क्यू को सर अगर सिर्फ वही रखे ना सर, लास्ट में इंटीग्रेट होकर डायरेक्ट क्यू बन जाएगा सर, 2πr मतलब रखने हाँ से मतलब। हाँ हो जाएगा, हो जाएगा, प्रॉब्लम यस सर, तो ये मतलब इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया सर, तो नहीं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं हुआ। बहुत से लोगों को नहीं समझ में आएगा ना, तो फिर हम प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। ये DQ यस को सर। सीधे सीधे क्यों इंटीग्रेट मारा, ये यहाँ सब वेरिएबल क्यों नहीं है? तो जब हम एक वेरिएबल दिखा देंगे जिसको ये फिगर में जो चीज जो दिखेगी, तो वो शायद हो सकता है लोगों को समझ में आसानी से आ जाए, इसलिए इस रूप में लिखा है। ठीक है? यस क्योंकि हमें तो सबको लेके चलना है ना। यस सर। हाँ, जो थोड़े पहले से यस ज्यादा मेहनत से पढ़े नहीं है उनके लिए भी हमको काम करना है, जो लोगों ने पहले से थोड़ा मेहनत कर रखा है उसके लिए भी करना है। तो सबको लेके साथ चलना है, तो जिसमें समझ में आ जाए वैसा ही तरीका मैं यूज करना चाह रहा हूँ। ठीक है? यस सर। और क्या हो सकता है, कैसे प्रॉब्लम मिनिमाइज हो सकता है टाइम, वो सब चीजें प्रॉब्लम के साथ हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। डिफरेंट वे टू मिनिमाइज द टाइम। ये चलो, तो ये तो फील्ड का तुम्हें मैग्नीट्यूड मिल गया। अब जरा देखो, अगर इधर का एलिमेंट लिया था, इधर में एलिमेंट ले ले, तो उसकी वजह से जो फील्ड होगा वो इधर हो जाएगा। यस सर। यस सर। यस सर। ये तुम्हारा एक्स डायरेक्शन हुआ, और ये तुम्हारा वाई डायरेक्शन, मान लो कि स्क्रीन के प्लेन में। तो आपको क्या दिखा कि इसका जितना इधर का कंपोनेंट होगा उतना ही इसका नीचे का इधर का कंपोनेंट होगा, कैंसिल हो जाएगा वाई वाला क्या? यस सर। यस सर।
हाँ जब सर। यस सर। एक्स वाला दोनों के लिए ऐड हो रहा यस सर। है ना। Yes, sir. अब देखो इसको, तो ये दोनों डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट हमने लिया था। अब इधर से दो एलिमेंट ले लेते हैं, दो डायमेट्रिकली अपोजिट है, तो हमको क्या मिल रहा है कि ये जो प्लेन है, ये जो प्लेन है, इसे जो हाथ रखा है हमने, दिख रहा है क्या आपको? यस सर। स्क्रीन के परपेंडिकुलर ये जो प्लेन है, जो मेरे हाथ का प्लेन है, इस प्लेन के जो भी कंपोनेंट होंगे वो कैंसिल हो जाएंगे। हाँ यस सर। और जबकि इसका परपेंडिकुलर वाला यानी कि ये एक्स वाला कंपोनेंट सबके लिए ऐड अप होगा। इससे हमको क्या जानकारी बना कि ये जो फील्ड हमने लिखी है भाई, इसका हम एक्स कंपोनेंट केवल लिखें और देन आफ्टर इसको पूरे रिंग लेंथ के करस्पॉन्डिंग इंटीग्रेट कर दें, तो हमको फील्ड एट दैट लोकेशन की इंफॉर्मेशन बन जाएगी। तो इसका एक्स कंपोनेंट कितना लिखोगे अगर ये एंगल थीटा बोला है तो? हाँ भाई बोलो गणेश बाबू। क्या सर? क्या होगा कंपोनेंट? सर कॉस थीटा में आएगा कंपोनेंट। कितना कितना लिखो बोलो? डी कॉस थीटा। डी। अरे तुम बस करो भाई। क्या हो रहा है तुम्हारे माइक में? इतना ज्यादा क्यों डिस्टरबेंस आ रहा है? हाँ? पता नहीं सर। हाँ, तो अपना माइक ऑफ रख। तुम्हारा माइक जब कुछ पूछना हो तभी ऑन करना, है ना। बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। ये हो जाएगा इसका एक्स कंपोनेंट, ठीक है। Yes, sir. यस सर। अब हमको क्या करना है भाई, इस एक्स कंपोनेंट को इंटीग्रेट करना है ना। 0 to एक्स और 0 से डीएल का इंटीग्रेशन पूरे रिंग लेंथ के लिए 2πr हो जाएगा। 2πr। अब देखो, तो ये राइट साइड में क्यू तो कांस्टेंट है, कोई डाउट नहीं है किसी को। 4πε0 कांस्टेंट है, इसमें भी कोई डाउट यस नहीं है सर। किसी को। 2πr कांस्टेंट है, इसमें भी किसी को कोई डाउट नहीं है। अब ये देखिए, तो स्मॉल आर भी कांस्टेंट है। एलिमेंट ऑन द रिंग कहीं भी लेंगे, इस पॉइंट से जब आप उस रिंग के पेरिफेरल पॉइंट से को मिलाओगे तो सबकी लंबाई सेम ही मिलेगी ना। हाँ यस कोण सर। बन रहा है ना। ऐसे तुम्हारी कौन रिंग बन है, रहा? हाँ कोण बन रहा है, उसके एक्सिस पे ये पॉइंट है, तो कहीं से आप मिलाओगे तो हर पोजीशन से मिलाने पे आपको क्या मिलेगा कि कोण का वो स्लांट हाइट रिप्रेजेंट करेगा ना। हाँ तो सर। सबके लिए Yes, सेम होगा, तो ये आर जो है वो इंडिपेंडेंट टू द डीएल है। डीएल कहाँ लिया है उससे इंडिपेंडेंट है। हाँ, तो ये yes, भी sir. इंटीग्रेशन से हाँ बाहर गया है। यस। सारे कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आएंगे। दूसरी तीसरी चीज ये देखो, तो थीटा भी इंडिपेंडेंट है। इट इज गोइंग टू रिप्रेजेंट क्या, हाफ ऑफ द वर्टेक्स एंगल ऑफ द कोन, है ना। यस। यस सर। तो कॉस यस थीटा सर। भी Yes, sir. इधर से बाहर निकल गया भाई। कहीं भी एलिमेंट लेंगे, हर एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग इनकी जो वैल्यूज है दे आर नॉट गोइंग टू चेंज, दैट मीन्स कि दे आर कांस्टेंट। तो ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया। इंटीग्रेशन ऑफ डीएल लिमिट 0 से 2πr क्या बनेगा, 2πr बनेगा और ये 2πr. 2πr पाया था। तो हाँ एक्स सर। एक्स कंपोनेंट ऑफ द फील्ड क्या हो गया, क्यू डिवीजन में 4πε0। अब जरा देखो इधर से कॉस थीटा निकालो, ये वाला ट्रायंगल देखो आप। कॉस थीटा लिखना है, एक्स डिवाइडेड बाय स्मॉल आर लिखा जाएगा क्या? यस सर।
तो cos थीटा की जगह पे x डिवीजन में स्मॉल r रख दिया, तो ये नीचे पहले से r स्क्वायर था, एक r और आ गया तो r क्यूब हो जाएगा। और पाइथागोरस अप्लाई कर दो तो स्मॉल r की वैल्यू क्या हो जाएगी, r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट। हाँ सर। तो ये जो तुम्हारी फील्ड मिली, ये फील्ड की इंफॉर्मेशन क्या बन गई, इट कैन बी रिटन एज qx डिवीजन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 ex। यानी कि y और z तो पहले से हम लोगों ने देखा है कि दे आर कमिंग टू बी जीरो, y और z प्लेन का कंपोनेंट जीरो हो रहा था ना जी। तो फील्ड Yes, का sir. इंफॉर्मेशन हो जाएगा E दैट इज गिवन बाय क्यू एक्स आई कैप डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। यानी कि फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो लिखा जाएगा क्यू एक्स अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। और डायरेक्शन के लिए इंफॉर्मेशन जो ध्यान में रखना है वो क्या है कि डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर इफ चार्ज गिवन टू द रिंग इज पॉजिटिव, and towards the center ठीक है। तो ये हमारा किसी रिंग के एक्सिस पे फील्ड को लिखने का इंफॉर्मेशन हो गया। अब आपको कुछ ये पहचाना सा एक्सप्रेशन लग रहा है कि नहीं? हाँ यस सर। सर, Yes, sir. ग्रेविटेशन में था। सर ग्रेविटेशन में था। ग्रेविटेशन में था ना। यस सर, उसमें भी रिंग के केस में ही था। इसी तरीके का सेम फंक्शन बना था। तो हाँ सर सेम। हाँ, तो फिर याद होगा तुमको कि जो है ये फील्ड मैक्सिमम कहाँ पे होती है? Plus minus r by root 2. r/√2 पे, ठीक है। तो वो इंफॉर्मेशन आपको ध्यान में रखना है, और इधर ग्राफ बना दे रहे हैं, ये भी आप ग्राफ भी ध्यान में रखना ना। ये ग्राफ ये रिंग के एक्सिस के अराउंड कैसे बदलेगी फील्ड, एक तरफ के डायरेक्शन को पॉजिटिव दिखा दे रहे हैं तो दूसरे वाले को निगेटिव दिखाएंगे। तो इस सेंटर पे तो जीरो हो जाएगा, एक्स की वैल्यू जीरो रखोगे तो फील्ड जीरो मिलेगा, और एक्स की वैल्यू जब आप इनफाइनाइट करोगे तो भी जीरो हो जाएगा ना। यानी कि जीरो से स्टार्ट, जीरो पे फिनिश, बीच में एक मैक्सिमा पॉइंट मिलेगा। और वो मैक्सिमा पॉइंट कहाँ पे मिलता है वो आप निकाल सकते हो चाहोगे तो, विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस। ऐसे आपका ग्राफ बनेगा, ये थोड़ा सा और ऐसे बना देते हैं। ठीक है, ये इस तरीके का ग्राफ मिलेगा। ये फील्ड का वेरिएशन है, ये रिंग की वजह से। ये r/√2 का पोजीशन है ना, ये r/√2। r/√2 वो पोजीशन है जहां पर कि आपकी ये जो फील्ड होती है दैट इज गोइंग टू हैव द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड।
ठीक है, दोनों तरफ का कर्व सिमेट्रिकल है भाई, थोड़ा दाएं बाएं मोटा पतला बन गया है वो मत समझना, सिमेट्री रहेगी ना। ठीक है, यस सर। ग्राफ बन गया। हाँ सर। सर थोड़ा ऊपर का लिखना था। लिखना है, कहाँ तक भाई? तो बस यहीं पे। ठीक है, नोट कर लो। लिख लिया? यस सर। चलो और देखो, एक केस और देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड at the center of uniformly charged circular sector. कोई सर्कुलर सेक्टर है भाई जिसको आपने यूनिफॉर्मली चार्ज कर रखा है, उसके सेंटर पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, दैट यू आर गोइंग टू जज। ठीक है, ये मान लो आपने लिया ये एक सर्कुलर सेक्टर जो कि सेंटर पे सर्टेन एंगल सस्टेंड कर रहा है इधर से थीटा का। ठीक है, ये थीटा का एंगल या थीटा नॉट कह देते हैं। और इसके लिए लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी हमारी लैम्डा की है, रेडियस ऑफ द सेक्टर कैपिटल आर। अब आपको इसकी वजह से क्या करना है, यहाँ पे जो सेंटर पॉइंट है ये सेंटर ऑफ द सेक्टर, वहां पे फील्ड चाहिए। तो एलिमेंटल आपको जो है पार्ट लेना होगा अपने इस सेक्टर का। तो हम क्या कर रहे हैं कि इस सेक्टर को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाला ये लाइन को एक्सिस मान लेते हैं। ठीक है, वाई एक्सिस। यस सर। और इसमें हम एक छोटा सा एलिमेंटल पार्ट अपने इस सेक्टर में से लेते हैं जो कि यहाँ से थीटा पे है और डी थीटा जिसकी विड्थ है ना। तो इस छोटे से पार्ट की वजह से यहाँ पे जो फील्ड आप दिखाओगे तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से अवे का डायरेक्शन होता है, इधर की तरफ फील्ड हो जाएगा। इस पे चार्ज कितना होगा वो लिखना चाहे तो लैम्डा इंटू आर डी थीटा लिख सकोगे, चार्ज है ना। यस सर। लैम्डा चार्ज पर यूनिट लेंथ है, उसमें उस छोटे से सेगमेंट की लंबाई से मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज आर डी थीटा, आर इक्वल्स टू रेडियस इंटू एंगल। ठीक है, यस सर। यस सर। अगर मैं इसकी जगह पे इधर में एक एलिमेंट ले लेता हूं तो उसकी वजह से फील्ड तुम्हारी इधर को आ जाती है। थीटा के एंगुलर पोजीशन पे सेम एलिमेंटल पार्ट के लिए रूप में लिया। इन दोनों का देखिए आप, तो ये जो वाई डायरेक्शन कहे हैं उसके डायरेक्शन का कंपोनेंट कैंसिल हो रहा है, जबकि एक्स वाला जो है वो कैंसिल हो रहा है, जबकि वाई वाला जो है वो एड अप हो रहा है। ये भी थीटा, ये भी थीटा। इसका इधर की यस तरफ सर।
पॉजिटिव और इसका इधर की तरफ पॉजिटिव, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में पॉजिटिव कंपोनेंट कैंसिल है। एक्स कंपोनेंट कैंसिल हो गया, दिख रहा है? यस यस सर। सर। अब इधर के हर पार्टिकुलर सेक्शनल पार्ट के करस्पॉन्डिंग आपको इधर में एक पार्ट मिलेगा विच इज गोइंग टू कैंसिल द एक्स कंपोनेंट, यानी कि एक्स कंपोनेंट सबका कैंसिल होना है, तो वाई कंपोनेंट ही लिखेंगे और इंटीग्रेट करेंगे। तो पहले तो फील्ड लिख लेते हैं, तो ईडी कितना है, लैम्डा आर डी थीटा डिवीजन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड। ये पावर से ये चला जाएगा और इसका वाई कंपोनेंट कितना हो जाएगा भाई, कोई बोलना चाहे तो बोलो। इनटू कॉस थीटा। कॉस्ट इधर वाई डायरेक्शन है, ध्यान से बोलो, इसीलिए पूछा है कि जिसको बोलना है हाँ? हाँ सर। माइनस लगाओ। यस माइनस यस सर। हाँ, वाई डायरेक्शन तूने ऊपर लिया ना बेटा, और इसका कंपोनेंट नीचे मिल रहा है, तो माइनस के साथ लिखोगे। ठीक है, हमारा प्लस माइनस जो एक्सिस चूज करेंगे उसी के करस्पॉन्डिंग लिखना है। हाँ, ये मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ठीक, अब इसी को इंटीग्रेट करना है, कहां से कहां तक करोगे भाई, यहां से थीटा एंगल पे लिया था एलिमेंट, तो यहाँ से इधर थीटा नॉट बाई 2 चले जाओगे तो ये वाला एंड मिल जाएगा, यहाँ से थीटा नॉट बाई 2 चले जाओगे इधर तो ये मिल जाएगा, तो माइनस थीटा नॉट बाई 2 से थीटा नॉट बाई 2 इंटीग्रेट करना, तो माइनस थीटा नॉट बाई 2 से थीटा नॉट बाई 2 का लिमिट लगा दो, 0 टू एक्स का इधर की लिमिट हो गई। ठीक है, यस सर। माइनस लैम्डा डिवीजन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, दीज आर द कांस्टेंट व्हिच आर कमिंग आउट। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है, साइन थीटा। साइन थीटा। सर एक बार इंटीग्रेशन की रेंज बता दीजिए वापस। इंटीग्रेशन की रेंज माइनस थीटा नॉट बाय 2 से थीटा नॉट अच्छा बाय 2। ठीक है बेटा, बता रहा हूं। ये तुमको मिलेगा इंटीग्रेशन के बाद, जब लिमिट को प्लेस करोगे तो ये वैल्यू मिलेगी, दैट इज द फॉर्मूला विच यू कैन रिमेम्बर। हाँ, अब हम इसको इंटरप्रेट करेंगे, उसके पहले जो है इनको लिमिट समझा दें। देखिए, आपको इस पूरे सेक्टर के कारण इस पॉइंट पे फील्ड लिखना है, और सेक्टर के एंगुलर पोजीशन को दिखाने के लिए इस लाइन को रेफरेंस मान के एंगल दिखाया है, ये थीटा एंगल पे दिखाया है। तो इस लाइन से यहां तक जाओगे तो कितना एंगल जाना पड़ेगा इधर दाहिनी तरफ, थीटा नॉट बाय 2। थीटा नॉट बाई 2 है ना, बाइसेक्टर है ना, ये पूरा एंगल थीटा नॉट बोल रहे थे, तो हाँ सर। बाइसेक्टर है, तो यहाँ से थीटा नॉट बाई 2 इधर जाओगे, और यहाँ से इधर यहाँ तक पहुंचने के लिए कितना जाओगे, थीटा नॉट बाई 2 इधर भी जाओगे, तो एक तरफ का एंगल निगेटिव, दूसरे तरफ का पॉजिटिव, इसलिए माइनस थीटा नॉट बाई 2 से थीटा नॉट बाई 2। ठीक है, अगर लाइन के एक ही तरफ होता तो 0 से थीटा नॉट जाते हैं, लेकिन लाइन से दोनों तरफ है, तो एक तरफ का निगेटिव एंगल, दूसरे तरफ का पॉजिटिव एंगल। ठीक है ना, ये एक्सप्रेशन को याद रखना है। फील्ड का मैग्नीट्यूड का इंफॉर्मेशन क्या हो जाएगा कि ये मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड जो होगा वो लैम्डा साइन ऑफ थीटा नॉट बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर से लिखोगे, एंड डायरेक्शन के लिए इंफॉर्मेशन क्या होगा, along the bisector and away from the ring,
along the bisector and away from sector if charge is positive. चार्ज पॉजिटिव होगा तो बाइसेक्टर के अलॉन्ग होगा, दूर की तरफ होगा, और चार्ज निगेटिव होगा तो बाइसेक्टर के अलॉन्ग होगा, टूवर्ड्स होगा। ठीक है। ओके। यस सर। तो मान लो कि अगर तुमको ये कह दिया जाए कि ये सेमी सर्कल होता है तो क्या आंसर बनाते भाई, बता देना फट से। सेमी सर्कुलर रिंग, आर तो रेडियस का थीटा की सेमी। जगह पाई रख देते। अच्छा, तो तो लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है। तो अगर ये आपका सेमी सर्कुलर रिंग होता तो उसकी वजह से अगर आपको यहाँ पे लिखना होता तो फील्ड का डायरेक्शन इधर की तरफ हो जाता, और कितना हो जाता है, लैम्डा डिवीजन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर से लिखते हैं। ठीक है ना। थीटा पाई हो जाता। हाँ, थीटा नॉट की वैल्यू जो होती है वो पाई हो जाती है। ये पूरा एंगल पाई की हो जाती है, तो साइन 90 की वैल्यू 1 होता है, तो ये टर्म 1 हो जाता है। ठीक है। ऐसे कोई भी पार्ट होगा, अगर 30 डिग्री का एंगल है तो भी लिख सकते हैं, अगर आपका 60 डिग्री का एंगल है तो भी लिख सकते हैं, 90 है तो भी लिख सकते हैं। कोई भी पार्ट के करस्पॉन्डिंग आप इसको जनरल फॉर्मूले के रूप में यूज कर सकते हैं। ठीक है। बशर्ते यस यस चार्ज यस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। चार्ज पर यूनिट लेंथ शुड बी सेम एट ईच एंड एवरी प्लेस। उसी केस के लिए है। अगर चार्ज पर यूनिट लेंथ जो है सेम ना होगा तो यू कैन नॉट यूज दिस रिलेशन। ठीक है। यस सर। तो ये केस बन गया। अब आइए सिचुएशन और डिस्कस कर लेते हैं। यूनिफॉर्मली चार्ज वायर, ये मान लो कि एक वायर हो गया जिसमें यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और ये पॉइंट है। यहाँ पे हमको फील्ड के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, और ये पॉइंट जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का पोजीशन है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज वायर एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सर परपेंडिकुलर पे ये पॉइंट है। हाँ बोलो। इसका लेंथ फिक्स्ड है ना सर? हम्म। ठीक है सर। तो ये आपने यहाँ से वाई डिस्टेंस पे एक छोटा सा एलिमेंटल पार्ट लिया dy लेंथ का, और उसकी वजह से यहाँ पे आपने फील्ड को रिकॉग्नाइज करने का प्रयास किया। वो फील्ड हो जाएगी इधर की तरफ। ये सेपरेशन अगर आर, ये सेपरेशन आपका डी का है, तो आपके पास इंफॉर्मेशन क्या बनेगा कि उस पर्टिकुलर फील्ड चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा कह दिया आपने, तो
फील्ड के बारे में इंफॉर्मेशन हो जाएगी कि ये लिखा जाएगा लैम्डा इंटू डी वाई डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो लिखोगे ना फील्ड, ये जो डी लिखा है, यस सर। ये एंगल मान लो कि तूने थीटा कह दिया, तो ये एंगल भी जो है आपका थीटा हो जाएगा। इसके इधर में यस सर। अगर एलिमेंट लेंगे तो उसका जो है वो वायर के एक्सिस के अलोंग का कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, एक्स वाला कंपोनेंट जुड़ेगा, वाई डायरेक्शन वाला यस सर। कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा। तो इसका एक्स कंपोनेंट लिखो डीई एक्स, तो ये हो जाएगा लैम्डा इंटू डी वाई इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ठीक है, ये होगा। यस सर। अब इसको थोड़ा सा हम लोग एक वेरिएबल में ट्रांसफॉर्म करेंगे, देन इंटीग्रेट करेंगे। इधर से देखो तो इस ट्रायंगल से अगर आप लिखना चाहोगे तो y को आप लिख सकते हो कितना, d tan थीटा लिख सकते हो ना। y इक्वल हाँ टू सर। थीटा इस ट्रायंगल से लिखा जा सकता है। यस सर। ये d है, ये थीटा है। डिफरेंशिएट कर दो तो dy जो हो जाएगा वो तुम्हारा लिखा जा सकता है d sec स्क्वायर थीटा d थीटा लिखा जा सकता है। यस सर। यस सर। और इधर से देखो तो इस r को आप लिख सकते हो d sec वाई स्क्वायर प्लस आर r आर को d स्क्वायर। sec थीटा भी लिखा जा सकता है ना भाई। ई सेक थीटा। हाँ सर। हाँ सर। लिखा जा सकता है। रिप्लेसमेंट करते हैं तो dy का और r का ये दोनों रिप्लेसमेंट यहाँ पे कर रहे हैं। तो dex को लिखना है तो ये हमारा हो गया लैम्डा इंटू डी इंटू सेक स्क्वायर थीटा दी थीटा मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। एक डी से एक डी चला गया, ये सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर कट गया। एक्स कंपोनेंट ऑफ द फील्ड को लिखने का एक छोटा सा सिंपल सा एक्सप्रेशन बन गया जो कि इंटीग्रेशन के काबिल हो गया। लैम्डा कॉस थीटा दी थीटा डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी, है ना। अब इसको इंटीग्रेट करना है तो इस वायर के इस एंड से लेकर के इस एंड के बीच में इंटीग्रेट करें तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है भाई, तो ये एंगल अगर थीटा नॉट कहोगे तो ये भी थीटा नॉट होगा, दोनों बराबर थीटा होंगे। डॉट। हाँ सर। यस सर। यस सर। थीटा नॉट से थीटा नॉट इसको इंटीग्रेट करोगे थीटा तो डॉट। 0 टू ई है। तो EX के लिए इंफॉर्मेशन हो जाएगी कि एक्स कंपोनेंट ऑफ द फील्ड लिखी जाएगी लैम्डा साइन थीटा नॉट डिवीजन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट टी। ठीक है, और y तो 0 होना ही है तो आपको यही टोटल फील्ड भी हो जाएगा लैम्डा साइन थीटा नॉट डिवीजन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट टी। This will be the field at the perpendicular bisector of a wire which has linear charge density lambda and the point is at a separation d from the center of the wire. ये एज ए फॉर्मूला याद रखिए, आगे चल के इसको और हम लोग थोड़ा सा कल के क्लास में आगे और बातें करेंगे इस पे। ओके सर। ठीक है, तो आज यस यस सर। सर। क्या सीखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे लिखना है किसी डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम के कारण, और दूसरा केस देखा कि कंटिन्यूअस वेरिएशन में कैसे लिखना है। ठीक है, तो एक बार की जरा देखूं अटेंडेंस ले लिया है क्या हमने, अभी जाना नहीं, अटेंडेंस चेक कर लेना था। यार 7 अटेंडेंस उठाया था तो। ER 7 हाँ ले लिया है, जा सकते हैं आप लोग, लीव कर सकते हैं। Thank you, sir.
Okay, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay.